वेलकम। आज हम अरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलॉसफी को डिस्कस करेंगे, जबकि हम पिछले लेक्चर्स में अरिस्टोटल की बायोग्राफी और जो मॉरल फिलॉसफी है उनको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो आज समझने की कोशिश करते हैं अरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलॉसफी को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस की। अरिस्टोटल ने जो जस्टिस को डिफाइन किया था, अरिस्टोटल ने कहा था कि जस्टिस के दो टाइप्स हैं, एक है यूनिवर्सल जस्टिस और एक है पार्टिकुलर जस्टिस। और पार्टिकुलर जस्टिस को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और एक है कम्युनिटेटिव जस्टिस। इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यूनिवर्सल जस्टिस ऐसा जस्टिस है जो कि तमाम कम्युनिटी पे लागू होता है, तमाम कम्युनिटी के कॉमन इंटरेस्ट के लिए होता है, सबके लिए इक्वली लागू होता है और सबके लिए फॉलो करना होता है। ये एग्रीमेंट विद लॉ, यानी कि लॉ के मुताबिक इसका एग्रीमेंट होता है, लॉफुल होता है। कोई भी चीज़ जो लॉफुल होगी वो जस्ट होगी अरिस्टोटल के मुताबिक। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ट्रैफिक जो लॉज हैं उनको हम कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल जस्टिस है, ठीक है, क्योंकि ये सब पर लागू होंगे। रेड सिग्नल पे रुकना है, ये यूनिवर्सल लॉ है, सबके लिए लागू है। तो ये क्या, इस तरह इसको यूनिवर्सल जस्टिस में हम रखेंगे। अब सेकंड हमारे पास आते हैं पार्टिकुलर जस्टिस। अब हर जगह पे ऐसा नहीं होता कि तमाम कानून फॉलो नहीं किए जा सकते। कई बार हमें कुछ पार्टिकुलर डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। तो इनको अरिस्टोटल ने पार्टिकुलर जस्टिस कहा है, जिसमें हम पार्टिकुलर डिसीजन लेते हैं। इनको फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और एक है कम्युनिटेटिव जस्टिस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में प्रॉपर्टी, वेल्थ, बेनिफिट, अपॉर्चुनिटीज, ऑनर, बर्डन, पॉलिटिकल पावर, इस तरह की चीज़ों को रखा गया है। यानी कि जब इनके जस्टिस की बारी आएगी तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अप्लाई करेंगे। इसमें अरिस्टोटल के कहते हैं कि इक्वल शुड गेट इक्वल एंड अनइक्वल शुड गेट अनइक्वल शेयर, यानी कि बराबर लोगों जो किसी चीज़ में बराबर होंगे उनको बराबर शेयर मिलेगा और जो बराबर नहीं होंगे उनको उस लिहाज से शेयर मिलेगा। यानी कि ये ब्लाइंड फोल्डेड नहीं है। इसमें ये नहीं है कि आप लोगों को देखे बगैर, उनकी एबिलिटीज़ को देखे बगैर इक्वली डिवाइड कर दें कोई चीज़ सब में। इनमें जो शेयर है वो प्रोपोर्शन की बेस पे होगा, अकॉर्डिंग टू हिज वर्थ और मेरिट। इक्वलिटी जो होगी वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होगी। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इक्वल शुड गेट इक्वल एंड अनइक्वल शुड गेट इक्वल शेयर होगा। मिसाल के तौर पे दो स्टूडेंट हैं, दोनों ही पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। अब हमारे पास 4 पेन है। अब 4 पेन हमने दोनों स्टूडेंट में डिवाइड करने हैं। चूंकि दोनों स्टूडेंट हैं, दोनों पढ़ने में अच्छे हैं, तो हम दोनों क्या हुए, इक्वल हुए, और दोनों का हम दो डिवाइड कर देंगे तो इक्वल शुड गेट इक्वल शेयर हो गया। अब इसके बरक्स हम देखते हैं कि दो लोग हैं, उनमें से एक बॉडी बिल्डर है, एक पहलवान है और एक आम सा शख्स है, एक नॉर्मल शख्स है। अब हमारे पास है फूड। अब हमने फूड को डिवाइड करना है। अब अगर हम यहाँ पे इक्वली डिवाइड करेंगे तो ये जो बॉडी बिल्डर है ये उसके साथ अनजस्ट होगा, ये उसके साथ जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि उसे ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है, उसने पहलवानी करनी है, उसने फाइट्स लड़नी है। तो यहाँ अरिस्टोटल कहते हैं कि क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा है, उसे ज़्यादा खुराक चाहिए, तो उसको फिर उस लिहाज से फूड दिया जाएगा। यानी कि जो हमारे पास बॉडी बिल्डर है उसे ज़्यादा फूड दिया जाएगा और आम बंदे को कम दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे दोनों बंदे अपनी प्रॉपर्टीज़ में अनइक्वल थे, तो उनको हमने अनइक्वल शेयर दिया। तो इस तरह अरिस्टोटल ने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को डिफाइन किया, जहाँ पे इक्वलिटी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होती और ये ब्लाइंड फोल्डेड नहीं है। अब इसके अपोजिट जो है हमारे पास आता है कम्यूटेटिव जस्टिस। कम्यूटेटिव जस्टिस में जो होगा एक दूसरे के अगेंस्ट एक्ट होता है ये कम्यूटेटिव जस्टिस, इंडिविजुअल एक्ट अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। अब इसमें जो होगा एक गेन करता है, एक सफ़र करता है। जिसको गेन करते हैं उसको एजेंट कहा गया है और जो सफ़र करता है वो विक्टिम कहलाता है। तो इसकी जो कंपनसेशन कैसे होगी, जो हमारे पास हम इक्वलिटी को रिस्टोर करेंगे, इसमें इक्वलिटी को फॉलो किया जाता है, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। और इसकी कंपनसेशन कैसे होगी, इक्वलिटी को रिस्टोर करके। मिसाल के तौर पे अगर जो हमारे पास एजेंट है उसने किसी की चीज़ पे कब्जा कर लिया है, किसी से कोई चीज़ ले ली है,
तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जज होगा वो एजेंट से वो चीज़ लेगा और जो विक्टिम होगा जिसकी चीज़ होगी उसको वापस कर देगा, और जिसने वो चीज़ ली थी, जिसने वो चीज़ चुराई थी, उसको पनिश मिलेगी। तो इससे क्या होगा, जो एजेंट होगा उसको सज़ा मिल जाएगी, जो विक्टिम होगा उसको कंपनसेट हो जाएगा। इस तरह का जो मामला हैं वो मोस्टली बाइंग, सेलिंग, लैंडिंग, थेफ्ट, मर्डर, ईटीसी इस तरह की चीज़ों में फॉलो किए जाते हैं। इवन जो इसी की बेस पे जो का जो अदालती निज़ाम है वो भी बेस्ड है। आपने इवन अक्सर मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो आपके एक बुत सा बना होता है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है काले रंग की। उसका ये मतलब होता है कि ब्लाइंड फोल्डेड, ये जस्टिस जो है ब्लाइंड फोल्डेड है। तो आपकी अदालतों में कम्युनिटिव जस्टिस फॉलो किया जाता है, और इसमें ये नहीं देखा जाता कि अगला शख्स कैसा है। ब्लाइंड फोल्डेड जस्टिस होता है। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि हमें अगला शख्स जो है एक बहुत मशहूर आदमी है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं एक स्पोर्ट्समैन है, एक कंट्री का वेल नोन स्पोर्ट्समैन है। अब अगर वो किसी का कत्ल कर देता है तो हम ये नहीं कहेंगे नहीं भाई इसको छोड़ दो, ये बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन है, ये हमारे कंट्री के लिए खेलता है, या वो बहुत बड़ा एक्टर है, भी हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। नहीं, हम ये नहीं देखेंगे कि वो बंदा किस ओहदे पर है, उसकी क्या वर्थ है, क्या वैल्यूज़ है, बल्कि ब्लाइंड फोल्डेड हम जस्टिस को लागू करेंगे। तो उसको उसके मुताबिक सज़ा दी जाएगी और जो विक्टिम होगा उसको कंपनसेट किया जाएगा। ये तो होगी थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब हम आते हैं अरिस्टोटल के स्टेट के कंसेप्ट के बारे में। अरिस्टोटल के नज़दीक जो स्टेट है वो इंडिस्पेंसिबल है। स्टेट कहते हैं बहुत ज़रूरी है। स्टेट इंसान के खुशहाल रहने के लिए, एक हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए एक लाजमी जुज़ है। अरिस्टोटल ने कहा है कि मैन इज़ बाई नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। ठीक है, यानी कि जो इंसान है वो एक पॉलिटिकल एनिमल है। वो एक स्टेट की शक्ल में रहना पसंद करता है, वो लोगों के साथ मिलकर रहना पसंद करता है। तो अरिस्टोटल के नज़दीक जो स्टेट है वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये बल्कि खुद ब खुद नेचर ने इसको बनाया है। नेचर के थ्रू ये एग्जिस्टेंस आया है, एग्जिस्ट नेचुरली कर रहा है ये। तो स्टेट को समझने के लिए हम एक बीज की मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक बीज है, अब वो सिर्फ एक छोटा सा बीज है। अब उसको एक दरख्त बनने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले उसको एक ज़मीन चाहिए, अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन चाहिए। फिर उसके बाद उसको इन्वायरमेंट चाहिए, या सूरज की रोशनी चाहिए, फेवरेबल एटमॉस्फेयर चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको पानी भी चाहिए, तब भी वो बीज एक दरख्त में कन्वर्ट हो सकेगा, वरना वो बीज एक दरख्त नहीं बन सकेगा। या वो एक बीज से दरख्त निकलेगा ही नहीं, या अगर निकल आया तो वो एक बड़ा दरख्त नहीं बन सकेगा, उससे पहले ही सूख जाएगा। इसी तरह की एग्जांपल एक बीज एक इनफरादी शख्स की है। अगर वह फर्द अकेला रहेगा, उससे फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलेंगे, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो वो क्या होगा, वो हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ नहीं गुजार सकेगा। तो ह्यूमन बीइंग के लिए हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ गुजारने के लिए एक राइट इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, राइट कंडीशन की ज़रूरत है, और राइट सर्कमस्टेंसेस की ज़रूरत है, जैसे एक बीज को चाहिए थे। तो ये सब चीज़ें उसको कहाँ मिलेगी? जब वो किसी स्टेट में आएगा। ये सारी चीज़ें उसको स्टेट प्रोवाइड कर सकती हैं। इसलिए स्टेट और पुलिस ये लाजमी है एक इंसान को हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ गुजारने के लिए। तो अरिस्टोटल के नज़दीक जो है, पहले अफराद से मिलकर एक छोटी सी फैमिली वजूद में आती है। जब फैमिली अपनी थोड़ी बहुत ज़रूरियत पूरी करती हैं और फर्दर उनकी ज़रूरियत और होती हैं, पूरी नहीं होती, तो वो फिर दूसरी फैमिली से लिंक करती हैं, और फैमिलीज़ मिलकर क्या बना देते हैं, फिर विलेज बना देते हैं। वो कुछ हद तक सेल्फ सफिशेंट होते हैं, कुछ ज़रूरियत पूरी होती हैं, लेकिन उन्हें फर्दर ज़रूरियत पूरी करने के लिए वो कुछ विलेजेस होते हैं, वो मज़ीद मिलके क्या बन जाते हैं, स्टेट बन जाते हैं, और फिर वो सेल्फ सफिशेंट हो जाते हैं। तो अरिस्टोटल के नज़दीक जो स्टेट है वो हाईएस्ट कम्युनिटी है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिटी है। कम्युनिटी में सबसे जो टॉप लेवल है वो स्टेट का है। स्टेट से हमें बहुत मॉरल और मटेरियल बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। स्टेट में ही पॉलिटिकल अथॉरिटी या रूल कायम हो सकता है। आप विलेज या फैमिली में पॉलिटिकल अथॉरिटी या रूल नहीं हो सकता। विलेज
फैमिली के अपने सेपरेट पर्पस है, जबकि स्टेट का पर्पस क्या है? पॉलिटिकल अथॉरिटी या रूल कायम करना। तो अरिस्टोटल ने जो स्टेट का कंसेप्ट दिया है हम उसको डिस्कस करते हैं अब। तो स्टेट के कंसेप्ट में डिस्कस से पहले अरिस्टोटल ने एक सिटीजनशिप का कंसेप्ट दिया कि उसके स्टेट के सिटीजन कौन होंगे, कौन सिटीजन होंगे, कौन सिटीजन नहीं होंगे। फिर उसने जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम थे उनको देखा, उनको रिव्यू किया और फिर उन सबको डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया और फिर एक उन सबको रिव्यू करने के बाद, क्लासीफाई करने के बाद एक अपना पॉलिटिकल सिस्टम दिया, जो बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम दिया। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं हम इनको। तो जैसे हमने देखा कि स्टेट जो थी वो हैप्पी रहने के लिए, इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टेट इज़ इंडिस्पेंसिबल एरिस्टोटल के नज़दीक, क्योंकि स्टेट जो है अलाउ टू एक्सरसाइज द कैपेसिटी ऑफ रेशनैलिटी, कि जो इंसान है उसको रेशनैलिटी की, थिंकिंग की जो कैपेसिटी है उसको एक्सरसाइज करने में अलाउ करती है। कैसे? क्योंकि जो डिस्कशंस होती हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करता है, डेलिब्रेशन होती हैं, डिस्कशन होती है, रूल्स में वो पार्टिसिपेट करता है, जो लॉ बनते हैं स्टेट के उनमें वो अपना हिस्सा डालता है, अपनी राय देता है। वो बताता है कि क्या चीज़ गलत है, क्या सही है, क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है। तो अब सिटीजनशिप की तरफ चलते हैं कि वो लोग जिनमें रीज़न की जो क्वालिटी है वो होगी और जो स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, अरिस्टोटल के नज़दीक वो सिटीजन्स कहलाएंगे। वो क्या होंगे? सिटीजन होंगे, उनको सिटीजनशिप मिलेगी। सो सिटीजन्स आर दोज हु हैव द एबिलिटी टू रूल एंड बी रूल्ड इन टर्न। और सिटीजन वो होगा जो रूल कर भी सकता है और जिसमें रूल होने की भी एबिलिटी होगी, यानी कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो वह रूल कर सकता है और जब ज़रूरत पड़ेगी तो उससे भी रूल किया जा सकता है। और ये जो रूल एंड बी रूल्ड इन टर्न का जो सिस्टम है ये कैसा होगा? ये इक्वलिटी बेस्ड होगा, इक्वल बेसिस पे होगा। रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड सिटीजन बेस्ड ऑन इक्वलिटी। और टाइप ऑफ अथॉरिटी जो रूल है जो स्टेट में होगा, जहाँ पे ये सिटीजनशिप एक्ट होगा, वो कौन सा रूल होगा? पॉलिटिकल रूल होगा, इक्वलिटी के बेस पे होगा और पॉलिटिकल रूल होगा, पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी। तो इक्वल पार्टिसिपेशन इन रूलिंग, अगर एक शख्स रूल करना चाहता है तो बाद में उसे रूल भी किया जा सकता है, इक्वलिटी बेस्ड होगी। इसके अपोजिट हम देखते हैं कि हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो हम कह सकते हैं कि वो पॉलिटिकल रूल नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल रूल वो होगा जो इक्वलिटी बेस्ड होगा, कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप वो डोमिनेंस पे होगा, एक डोमिनेट करेगा। अरिस्टोटल के नज़दीक हस्बैंड डोमिनेट करेगा वाइफ पे। इस तरह मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप का वो भी डोमिनेंस के बेस पे होगा, स्लेव कुछ नहीं कर सकता, जो मास्टर करेगा वही करेगा। इसलिए जो इनके दरमियान जो रूल का सिस्टम है वो इक्वलिटी बेस पे नहीं है, तो अरिस्टोटल के नज़दीक वो पॉलिटिकल रूल नहीं है। अब आते हैं हम सिटीजनशिप के कंसेप्ट की तरफ कि अरिस्टोटल ने किन लोगों को सिटीजन कहा है और किन लोगों को नहीं। अरिस्टोटल ने 3 कैटेगरीज ऐसी बनाई हैं, 3 जो कि सिटीजन नहीं है। सबसे पहले वो लोग जिनमें रीज़न है लेकिन अनडेवलप्ड है, ठीक है, यानी कि उनमें रीज़न मौजूद है। हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें रीज़न की कैपेबिलिटी होगी, रीज़न और पार्टिसिपेट करेगा डिस्कशन में, वो सिटीज़न होगा। अब जिनमें रीज़न है लेकिन अनडेवलप्ड है वो कौन होते हैं? चिल्ड्रन, कि वो छोटे होते हैं। उनमें जब बड़े होंगे रीज़न तो है लेकिन अभी उनमें डेवलप कर रहा है रीज़न, तो इसलिए जो चिल्ड्रन है वो अरिस्टोटल के नज़दीक सिटीजन्स नहीं है, उन्हें वोटिंग का हक नहीं है। सेकंड नंबर पे वो लोग जिनमें रीज़न है रीज़न बट लैक्स अथॉरिटी, यानी कि उनमें रीज़न है लेकिन रीज़न डोमिनेट नहीं कर रहा, रीज़न की अथॉरिटी नहीं है, वो अपने रीज़न को डोमिनेट नहीं कर सकते। वो कौन से अरिस्टोटल ने कहा है? वुमेन, यानी कि उनमें रीज़न डोमिनेट नहीं करता। वुमेन जो है इमोशन से डोमिनेटेड होती हैं, रीज़न से डोमिनेटेड नहीं होती। नो कैपेसिटी फॉर सेल्फ रूल, मैन बाय नेचर इज सुपीरियर टू वुमेन,
इस पॉइंट को अरिस्टोटल के बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि अरिस्टोटल ने वुमेन को इन्फीरियर कहा था। अरिस्टोटल के नज़दीक वुमेन इन्फीरियर है, उनमें रीज़न डोमिनेट नहीं करता, उनमें इमोशंस होते हैं, वो इमोशंस उनमें डोमिनेट कर जाते हैं। और तीसरे नंबर पे वो जिनमें रीज़न बिल्कुल ही नहीं है, वो कौन है? स्लेव्स। अब अरिस्टोटल कहते हैं कि स्लेव जो कि मास्टर के कहने में आते हैं, जैसे मास्टर कहेगा वैसे वो करेंगे, उनमें अपने कोई रीज़न नहीं होता, उनमें कोई सोच नहीं होती, वो कोई सोचते नहीं है। तो तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आ गए स्लेव। तो ये तीन ऐसी कैटेगरीज हैं जो सिटीजन नहीं होंगे, ये तीन लोग सिटीजन नहीं होंगे। अब स्लेव्स के कंसेप्ट को हम मज़ीद देखते हैं कि स्लेव्स कौन होंगे। सबसे पहले जो स्लेव्स के बच्चे होंगे वो स्लेव्स होंगे, और वो लोग जिनको वार में शिकस्त हुई है, वो वार में हार गए हैं, डिफीटेड इन वार, वो क्या होंगे? स्लेव्स होंगे, क्योंकि वो हार चुके हैं, वो डिफीट हो चुके हैं। वो इन्फीरियर थे इसलिए वो हार गए हैं, वो सुपीरियर से हार गए हैं, अब सुपीरियर उनका रूल कर रहे हैं। अरिस्टोटल के नज़दीक जो स्लेव्स है, इसका जो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, ये कहते हैं कि कुदरती तौर पर है और ये होना चाहिए। अरिस्टोटल ने स्लेवरी को भी प्रमोट किया और इस पॉइंट को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, एक वुमेन वाले पॉइंट को और एक स्लेवरी वाले को। अब स्लेवरी अरिस्टोटल के नज़दीक जो कहते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त मशीन्स नहीं होती थी, सारा काम होता था, लेबर वर्क होता था, मैनुअल वर्क होता था। अब जो मैनुअल वर्क होगा या लेबर वर्क होगा वो किससे करवाया जाएगा? वो स्लेव से करवाया जाएगा, क्योंकि स्लेव काम करेंगे तो जो उस स्टेट के जो लोग हैं वो रेस्ट करेंगे, वो जब फ्री टाइम होगा उनके पास, जब उनके पास फ्री टाइम होगा तो वो फिर ही पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, वो लॉ बना सकेंगे, वो पॉलिटिकल रूल कायम कर सकेंगे। इसलिए स्लेवरी अगर ना हुई तो वो सारा वक्त अपना जो है मैनुअल लेबर अपने काम में गुजार देंगे और उनके पास फ्री टाइम ही नहीं होगा, वो फिर पॉलिटिकल अथॉरिटी कायम नहीं कर सकेंगे, रूल कायम नहीं करेंगे। इसलिए अरिस्टोटल के नज़दीक स्लेवरी वाज एसेंशियल फॉर पॉलिटिकल लाइफ टू बिकम पॉसिबल, कि स्लेवरी बहुत ज़रूरी है आपको पॉलिटिकल लाइफ गुजारने के लिए। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बाकी मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।